न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं कर्नाटक से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक मिशन पर मैसूर पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के स्मृति का भी उद्घाटन करेंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी। थेप्पाकड़ू हाथी शिविर का भी दौरा करेंगे। बाघ गणना के नवीनतम आंकड़े भी इस दौरान जारी किए जाएंगे। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की भी शुरुआत यहां पर होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल कर्नाटक के अपने 8वें दौरे के तहत मैसूरू पहुंचेंगे। वहीं पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम की बात कर लें तो आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कर्नाटक में है और 50 साल पूरे होने पर सुबह 7 बजे के बाद बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकड़ू हाथी शिविर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूरू में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन जारी करेंगे और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत भी करेंगे। बता दें कि IBCA में ऐसे देश शामिल हैं जहां मार्जर प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, पुमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। ये संगठन इन पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री बाघ अभयारण्य के क्षेत्र निदेशकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मैसूरू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की आखिर क्या खास बातें हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सीमा पर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है नेशनल पार्क का इतिहास। प्राचीन राजाओं के शासन में था मैसूर का ये शिकारगाह। साल 1931 में वेणुगोपाला वन्यजीव पार्क नाम था इसका। साल 1973 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 873 वर्ग है, 873 वर्ग किलोमीटर है। हाथी, बाघ, 4 सींग वाले मृग, मगरमच्छ, पाइथन जैसे जानवर हैं इसमें। नेशनल पार्क के उत्तर में कबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी। वहीं सफारी राइड इस राष्ट्रीय उद्यान का खास आकर्षण है। जीप सफारी, बस सफारी और बोट राइड की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है। सुबह 6:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक खुलता है ये नेशनल पार्क और इसमें नेशनल पार्क में जाने का सबसे अच्छे समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। चलिए, एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। भारत दौरे पर आएंगी यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत के दौरे पर आ रही है उप विदेश मंत्री एमीन जपरोवा हैं यूक्रेन की उप विदेश मंत्री। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का भारत दौरा है। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी एमीन। भारत सरकार के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होगी और प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन की यात्रा का निमंत्रण भी दे सकती हैं एमीन। रूस के साथ विवाद के बीच यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन जपरोवा आज भारत दौरे पर आ रही हैं। बता दें कि 1 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार कोई यूक्रेनी मंत्री भारत दौरे पर है। अपनी यात्रा के दौरान जपरोवा भारत सरकार के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगी। भारत से समर्थन के लिए मीडिया और थिंक टैंक से भी जुड़ेंगी। यूक्रेनी सरकार ने अतिरिक्त मानवीय सहायता का अनुरोध किया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल और ऊर्जा उपकरण। युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुए बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए सहायता मांगी जाएगी। दोनों देशों में समर्थन के वितरण पर चर्चा करने की उम्मीद है।
बता दें कि पिछले साल 4 अक्टूबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की थी। तभी पीएम ने कहा था कि युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है, भारत शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका जाएंगी। कल से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से अमेरिका के दौरे पर रहेंगी। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दरअसल बैठक होनी है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये बैठक रखी गई है। वॉशिंगटन डीसी के आईएमएफ मुख्यालय में ये अहम बैठक होनी है, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका जाएंगी। इस बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर्स हिस्सा लेने वाले हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 अप्रैल से शुरू होने वाले अपने आधिकारिक दौरे के तहत अमेरिका जा रही हैं। दौरे के दौरान वो कई अहम बैठकों में शामिल होंगी। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से आयोजित होने वाली इस साल की स्प्रिंग मीटिंग में शामिल होंगी। इसके अलावा वो G20 बैठक, निवेशकों वाली और द्विपक्षीय बैठक, साथ ही वॉशिंगटन डीसी में WBG और IMF मुख्यालय में होने वाली अन्य संबंधित बैठकों में हिस्सा लेंगी। सभी बैठकें 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच होंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जा रहा है, जिसमें मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक WBG और IMF की स्प्रिंग बैठकों में दुनिया के कई देश के वित्त मंत्री और बैंकर्स भाग लेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें दरअसल मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर, आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक रखी गई है। शाम को पीएम मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर यह मंथन जारी है। 10 मई को 224 सीटों पर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। 150 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की ओर से। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की कवायद लगातार तेज हो गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर्स मौजूद रहेंगे। सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल को बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आज कर्नाटक दौरे पर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आकर शाम को बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होकर कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर मंथन कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले शनिवार को सुबह और शुक्रवार को देर रात तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मैराथन बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विस्तार से मंथन किया गया। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को चुनाव होना है। दक्षिण भारत के अपने सबसे मजबूत गढ़ में बीजेपी इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 150 सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू उस वक्त बाल बचे जब उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। यह हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ है। इस घटना में किरेन रिजिजू और
उस गाड़ी में सवार लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बता दें कि यह घटना कल जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में हुई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जिस कार में किरेन रिजिजू बैठे हैं उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद किरेन रिजिजू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी उस कार की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुरक्षाकर्मी जैसे ही कार के पास पहुंचते हैं उतने में ही किरेन रिजिजू अपनी कार से बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में रिजिजू को देखकर लग रहा है कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। साथ ही उनके साथ उस कार में सवार अन्य लोग भी सुरक्षित हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता अलका लांबा का शरद पवार पर बड़ा हमला। निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। अलका लांबा ने बड़ा हमला बोला है शरद पवार पर, ताकि देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पूंजीपति चोरों से भी और चौकीदार से लड़ रहे हैं राहुल गांधी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार के अडानी मुद्दे को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस नेता अलका लांबा ने शरद पवार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया है, जहां कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। दरअसल शरद पवार ने कल यानी कि शनिवार को कहा था कि वो अडानी ग्रुप के चलते वो अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जेपीसी से जांच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर। अयोध्या पहुंच चुके हैं सीएम एकनाथ शिंदे। आज रामलला के दर्शन करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद पहली यात्रा है ये। राम मंदिर निर्माण को भी एकनाथ शिंदे देखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामनगरी में प्रवास के दौरान वो रामलला का दर्शन करेंगे। लक्ष्मण किला में साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे और शाम को सरयू आरती भी करेंगे। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे अपने अयोध्या दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता हस्तांतरण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं पहले भी अयोध्या आ चुका हूं, अब मुख्यमंत्री की हैसियत से आया हूं, मुझे इसका आनंद है। पिछली बार हमारे विधायक दर्शन से वंचित रह गए थे। हमारा इसमें कोई राजकीय मुद्दा नहीं है। इस दौरान शिवसेना सांसद और विधायकों ने लखनऊ हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ढोल के साथ जोरदार स्वागत किया। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक मिशन पर मैसूर पहुंचे हैं पीएम मोदी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व से पहली तस्वीर सामने आ गई है। मिशन कर्नाटक पर है। प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक पहुंच चुके हैं।
यहाँ बांदीपुर टाइगर रिजर्व से पहली तस्वीर सामने आई। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। मिशन कर्नाटक पर पीएम मोदी। यहाँ कई कार्यक्रम हैं, हालांकि शाम को प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। मिशन कर्नाटक पर पीएम मोदी और ये तस्वीर बांदीपुर टाइगर रिजर्व से पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर के स्मृति का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। और अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आपको बता दें। अडानी के बाद अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी के दामों में कटौती कर दी है। दिल्ली में दाम में 6 रुपए और गाजियाबाद और नोएडा में 5 रुपए की कटौती की गई है। आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट तक की कमी करने का फैसला किया। ये कीमतें रविवार यानी आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में अब सीएनजी 73 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाएगी। वहीं ये पहले 79.56 प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। नोएडा में ये 73 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 77 रुपए 20 पैसे और गुरुग्राम में 82 रुपए 62 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। पीएनजी कीमतों की अगर बात कर लें तो दिल्ली में 48 रुपए 59 पैसे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये 48 रुपए 46 रुपए प्रति किलोग्राम है। एससीएम बिकेगी और अभी राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन। राजस्थान युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला है। एल्बर्ट हॉल से त्रिमूर्ति सर्कल तक ये मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी इसमें शामिल हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी इसमें मौजूद रहे। लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस ने शनिवार रात मशाल विरोध मार्च निकाला। राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद एल्बर्ट हॉल से त्रिमूर्ति सर्कल तक ये मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी मौजूद थे। रोडरेज मामले में जेल से बाहर आए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का आज अमृतसर दौरा है। इससे पहले वो जालंधर में पूर्व सांसद स्वर्गीय संतोख चौधरी के परिवार से दुख साझा करेंगे और इसके बाद अमृतसर के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में हाईकमान से मिलने पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेताओं से मुलाकात की थी। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष कुशवाहा ने बैठक बुलाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 के लिए कमर कस ली है। सभी 38 जिलों के पार्टी नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। कुशवाहा दरअसल कार्यकर्ताओं के लिए मॉडल पेश करेंगे। यहां पर आगामी आम चुनाव को लेकर रणनीति भी यहां पर बनाई जाएगी। देश में साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसे लेकर देश की तमाम राजनीतिक दल अभी से तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष
उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अहम बैठक बुलाई है और बैठक में राज्य के सभी 38 जिलों की पार्टी के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल पेश करेंगे, वहीं प्रशिक्षण की तैयारियां और तारीख तय की जाएगी। दूसरी तरफ बैठक में 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर समारोह आयोजित करने को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक को लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आगामी आम चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।